नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ एलपी टेक्नीशियन के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ सभी 75 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन भी करेंगे। तो आप इसे पूरा जरूर देखें और अगर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्न में से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन है। इसमें से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन है ये देखना है। तो चलिए, 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻³ मीटर होता है। और 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, और अगर 1 फर्मी बराबर बात करते हैं तो कितना होता है, 10⁻15 मीटर है। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 10⁻15 मीटर जो है वो सबसे छोटा मात्रक है, यानी फर्मी है। और कई प्रश्न पूछा जाता है 1 पीको बराबर कितना होता है, तो 1 पीको बराबर 10⁻12 होता है। अगर 1 टेरा पूछ दे तो ये हो जाएगा 10⁻12 होगा, ये पॉजिटिव में होगा। और 1 माइक्रोन अगर पूछ दे, माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻6। एक अगर मान लिया कि गीगा पूछ दे, 1 गीगा बराबर कितना होता है, 10⁻9 होता है। तो फर्मी मीटर द्वारा परमाणु के नाभिक की त्रिज्या हम लोग मापते हैं। और इम्पोर्टेंट एक है 1 गैलन। कई बार पूछते हैं कितना गैलन तेल निकाला गया, तो 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि एक गेंद को किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है। यदि गेंद पृथ्वी पर 7 सेकंड में पहुंचती है तो गेंद की कितनी ऊंचाई से छोड़ा गया है। तो h बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं ut प्लस हाफ GT²। अब महत्तम ऊंचाई पर वेग u कितना है, 0 है। तो h बराबर हो जाएगा हाफ GT², यानी हाफ इंटू जी का मान 9.8 रखते हैं और टी कितना है, समय 7 सेकंड में पहुँचती है, 7 के स्क्वायर कर देंगे, आंसर हो जाएगा 240.1 मीटर। आंसर जो हमारे पास कौन आ जाएगा, बी हो जाएगा। किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर महत्तम ऊंचाई पर वेग 0 होता है। वेग समय ग्राफ वेग एवं समय के बीच ग्राफ है। वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण का मान देता है। अगला है, दो संख्याओं का योगफल 84 तथा उनका मसा 12 है। ऐसी संख्याओं को कुल युग्मों की संख्या कितनी होगी। a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, योग बटा क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। योग कितना दिया हुआ है, 84, और मसा कितना दिया है, 12, यानी 7। अब हमारे पास जो a और b का कितनी युग्म संख्या होगा, 7 जोड़ के आना चाहिए। तो एक 1 और 6 हो जाता है, और एक कितना होता है, 2 और 5 7 होता है, एक 3 और 4 होता है, यानी हमारे पास कितनी जोड़ा है, तो 3 है। जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े जाए तो प्राप्त उत्तर ही संख्या जो है संख्या का 40% ज्ञात करें। तो आइए क्या करें, माना कि संख्या जो यहाँ पर है वो x दिया हुआ है। अब x गुना 75/100 में 75 जोड़ा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्राप्त उत्तर ही संख्या है, तो कितना है, x है। तो हो जाएगा 3x/4 + 75 बराबर x। तो x - 3x/4 बराबर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या हो जाएगा, x/4 बराबर 75, तो x का मान हो जाएगा 4 गुना 75, तो हो जाएगा कितना, 300 आ गया। अब 300 का 40% प्रश्न में पूछा 300 का 40% हो जाएगा कितना, 300 गुना 40/100 बराबर 120 आएगा। आंसर कितना, 120। अगला है, परंदा शहर ग्रीन लेक पर स्थित है। क्या है, ग्रीन लेक पे स्थित है। अक्रम शहर परंदा के पश्चिम में स्थित है। अक्रम जो है वो क्या है, वो परंदा के जो है किसमें, पश्चिम में स्थित है। तोखड़ा शहर अक्रम शहर के पूरब में है, लेकिन परंदा शहर के पश्चिम में स्थित है। कोकरन शहर बोपड़ी शहर के पूरब में है, लेकिन तोखड़ा और अक्रम शहर के पश्चिम में स्थित है। यदि वे सभी एक ही जिले में है तो कौन सा शहर सुदूर पश्चिम में स्थित है। प्रश्नानुसार अगर व्यवस्थित करते हैं तो अगर यहाँ पे परंदा शहर है, यहाँ पर क्या है, अक्रम है, उसके बाद ये है यहाँ पर तोखड़ा है, अक्रम के बाद क्या रहा है, कोकरन है, और ये लास्ट में जो है वो क्या है, बोपड़ी है। और ये इस तरह का अरेंज किया हुआ है। आप इधर जो है वो पूरब हो जाएगा और इस साइड जो हो जाएगा वो पश्चिम हो जाएगा। प्रश्न में पूछ रहा है यदि वे सभी एक ही जिले में तो कौन सा शहर सुदूर पश्चिम में है, तो वो होगा बोपड़ी। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, एक लड़की की ओर इंगित करते हुए एक महिला ने कहा। एक लड़की की ओर इंगित करते हुए एक महिला ने कहा, महिला ने एक लड़के से कहा, यह तुम्हारी, अगर मान लिया कि यहाँ पर लड़का, यह तुम्हारी ग्रैंड मदर
ये ग्रैंड मदर मान लिया कि कोई हो जाएगी, उसकी इकलौती संतान क्या हो जाएगी, वो भी उनकी ये बेटी होगी। इकलौती संतान के पति, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके पति पत्नी है, ये लड़की पत्नी, पति के बेटे, पति के क्या हो जाएगा, बेटे, तो बेटे खुद वो क्या हो जाएगा, लड़का खुद बेटा हो जाएगा। उसके बाद पति के बेटे के अंकल, अब इसके अंकल क्या हो जाएंगे, अंकल हो जाएंगे, इसके पति के जो हो जाते हैं भाई हो जाएंगे। अंकल की बेटी, यहाँ पर अंकल की बेटी है, मैंने कह रहा है कि एक लड़की की ओर इंगित करते हुए एक महिला ने कहा, यानी इस लड़की की ओर इंगित करते हुए एक महिला ने कहा, लड़का से कहा कि तुम्हारी ग्रैंड मदर के इकलौती बेटी के पति के बेटा, ये लड़का के अंकल के बेटी क्या लगेगी, तो लड़की और लड़के से क्या संबंध है इन दोनों में, तो कजन हो जाएगी। यानी आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा ए, कजन। उस बेन आरेख का चयन करें जो वर्गों में दिए गए समोच्च के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। समानांतर चतुर्भुज, अगर हम मानते हैं ये समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज, उसके बाद क्या है, समचतुर्भुज, तो ये समचतुर्भुज हो जाएगा और ये वर्ग हो जाएगा। लेकिन सबलंब जो है वो सबसे अलग होता है, तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना, सही जवाब है डी, बाबर। इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बाबर बना। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध कब लड़ा था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, 3 प्रतिरोधक ए, बी एवं सी जिसका प्रतिरोध क्रमशः R, 3R एवं 6R चित्रानुसार प्रदर्शित है। यदि कुछ विभवांतर नेटवर्क में आरोपित किया जाता है तो प्रतिरोधक ए, बी एवं सी में कुछ ऊष्मीय शक्ति निम्न अनुपात में होगा, ये देखना है। तो अगर 3 नेटवर्क दिया हुआ है, इसका देखना है R, 3R और 6R में है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर करंट आ ही जाएगा तो ये अलग हो गया I1 होगा, ये I2 हो जाएगा। यहाँ पर भी करंट क्या हो जाएगा, I ही बाहर निकलेगा। अब हमें करंट डिवाइडेड रूल से ए में धारा निकालना है, तो ए में धारा जो है वो I1 बराबर क्या होगा, तो करंट डिवाइडेड रूल में क्या होता है कि हम अपोजिट वाला को रेसिस्टेंस को ऊपर लिखेंगे और फिर नीचे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और जो हमारा करंट दोनों जो अथी में जा रहा था वायर में वो कर देंगे I, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा I1 बराबर कितना हो जाएगा, 3I/4 हो जाएगा। उसी तरह अगर I2 निकालेंगे जो बी में दिया हुआ प्रतिरोधक उसमें कितना जाएगा, तो I2 बराबर हो जाएगा R/R + 3R × I बराबर हो जाएगा 1/4I। अब उसमें शक्ति के अनुपात अगर हम देखते हैं तो H बराबर होता है I² RT, यहाँ T की बात हम सीधे प्रोपोर्शनल टू I² कर देंगे, तो A अनुपात P अनुपात C बराबर कितना हो जाएगा, I1 के स्क्वायर R हो जाएगा, अनुपात I2 के स्क्वायर × 3R है, B में 3R है, अनुपात हो जाएगा I² × 6R, यहाँ पर जो है वो I ही गया है तो 6R। जब इसे आगे सोल्व करेंगे तो 3/4I के स्क्वायर अनुपात 1/4I के स्क्वायर × 3 अनुपात 6I² हो जाएगा। और आगे सोल्व करेंगे तो 9I² / 16 अनुपात 3I² / 16 अनुपात 6I² हो जाएगा। जब इसे और आगे सोल्व कीजिएगा तो ये अनुपात में आएगा 3:1 अनुपात कितना 32। आंसर जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा जो है वो कथन है वो सही है। तो आइए देखते हैं। क्षितिज के निकट सूर्य से आने वाले प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायु की मोटी परतों से गुजरता है और पृथ्वी के वायुमंडल में अपेक्षाकृत अधिक लंबी दूरी तय करता है। बिल्कुल सही है। क्षितिज के निकट अधिकांश नीले प्रकाश और छोटी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश कणों द्वारा इधर उधर प्रकीर्णित हो जाते हैं और हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग को समझने में मदद करता है। तो ये दोनों कथन है जो मदद करता है। वैज्ञानिक रेले के अनुसार प्रकाश का जो प्रकीर्णन है ना वो S = 1/,
लैम्डा 4 होता है। प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं हैं आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य को लाल दिखाई देना और खतरनाक संकेत लाल रंग के बने होते हैं जिसके कारण सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग होता है। अगला है ए बी की तुलना में दोगुना कुशल मजदूर है और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करते हैं, अकेले बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। ये जो है बी की तुलना में दुगना कुशल मजदूर है, यानी अगर ए है यहाँ पर बी है तो क्षमता की अगर हम बात करें तो ए का क्षमता अगर 2 है तो बी का कितना है 1 है। और कार्य बराबर हमारे पास क्या होता है, क्षमता गुना समय होता है। क्या होता है, क्षमता गुना समय। तो समय बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 + 1 कार्य होता था मिलकर क्षमता से तो 13 होता था और 1 से भागा देंगे तो कितना 39 दिन लगेंगे। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी। रामू 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 64,000 की राशि उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक पुनर्भुगतान के रूप में 3200 रुपया चुकता है। ऐसी 3 किस्तों के भुगतान के पश्चात बकाया धनराशि ज्ञात कीजिए। तो पहले वर्ष में चुकाने के बाद शेष राशि कितना बचेगा वो देखना है कि 64,000 गुना 125/100 करेंगे, इसमें से माइनस कितना करेंगे 3200, तभी तो हमारे पास बचेगा पहले वर्ष में चुकाने के बाद शेष राशि। तब उसके बाद दूसरे वर्ष का निकालेंगे उसमें तो ये हो जाएगा 80,000 माइनस 3200, ये होगा 76,800 रुपया। अब 76,800 पे फिर दूसरे वर्ष भी तो 125% लगेगा, उसमें 3200 चुकाएगा तो 76,800 गुना 125/100 माइनस 3200 तो कितना बचेगा दूसरे वर्ष में चुकाने के बाद शेष राशि। तो सोल्व कीजिएगा तो 92,800 आएगा। ठीक तीसरे वर्ष में भी इसी तरह प्रोसेस करेंगे तो 92,800 गुना 125/100 माइनस 3200 आ जाएगा कितना हमारे पास 1,12,800 रुपया। यानी 3 किस्तों के भुगतान के पश्चात बकाया धनराशि कितना आएगा 1,12,800 रुपया। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े और निर्णय लें कि कौन सा कथन सही है। कथन है मानव और बानर में कुछ गुण समान है, गुण की बात किया गया है। निष्कर्ष बानर मानव की तुलना में अधिक चालाक है, यहाँ पे चालाक होते हैं ये बात किया गया है। दूसरा में मानव बानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं, यहाँ भी चालाक की बात है, यानी गुण की बात नहीं किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निहित है। दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। इसमें से असंगत कौन है तो हो जाएगा बी आयरन। आयरन एक धातु है जबकि अन्य सभी एक अधातु है, तो आयरन असंगत है। कथन एवं धारणाएं प्रश्न है, समाचार पत्र के एक कॉलम के शीर्षक में लिखा है हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं। धारणाएं हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित हैं। समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है। सही आंसर हो जाएगा सी, केवल धारणा 1 अंतर निहित है। कथन के अनुसार हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित है एवं समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत नहीं है, तो धारणा 1 अंतर्निहित है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1921 में हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन 3 प्रेसिडेंटी बैंकों को, बैंक ऑफ बॉम्बे जिसका 1840 में स्थापना हुआ, बैंक ऑफ कलकत्ता जिसका स्थापना 1806 में हुआ था और बैंक ऑफ मद्रास जिसकी स्थापना 1843 में हुआ था, इनको मिलाकर किया गया था। और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण किया गया और उसे भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई। किसे? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना गोरेबाला समिति की संस्तुति पर की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आंसर याद कीजिएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुआ। अगला है, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F पर और वक्रता केंद्र C के बीच किसी बिंदु पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब खाली स्थान स्थित किस बिंदु पर बनेगा और खाली स्थान होगा? सही आंसर हो जाएगा C से परे यानी दूर बनेगा और क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। अगर प्रश्न के अनुसार अरेंज करेंगे तो हमारा ये फिगर बन के आ गया है। ये हमारे पास अवतल दर्पण है, C और F के बीच में हमारे पास वस्तु रखा हुआ है। प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर बन रहा है, तो कह सकते हैं कि प्रतिबिंब C से परे बढ़ रहा है और कितना बना है? उससे बड़ा बना है। आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? सही जवाब हो जाएगा A, वेग का। नकारात्मक त्वरण वेग के दिशा के विपरीत होता है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। क्या है त्वरण का? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।
15% और 5% की दो क्रमिक छूटों को बराबर एकल छूट प्रतिशत क्या हो जाएगा, हमें ये निकालना है। तो एकल छूट के लिए 15 + 5 - 15 × 5/100 डायरेक्ट कर दीजिएगा, तो हमारे पास एकल छूट आ जाएगा कितना, सोल्व कीजिएगा 19.25%। आंसर हो जाएगा बी। अगला है, एक बैग में लाल, हरे और नीले पेन है। लाल, नीले और हरे पेन को दिए गए क्रम के अनुपात 7, 4 और 9 था। यदि बैग में पेन की कुल संख्या 320 थी तो उनमें से कितने पेन जो है वो लाल था। मैंने 7, 4 और 9 के है, यानी टोटल कितना हो गया, 9 × 4 = 13, 7 = 20, यानी 20 इकाई बराबर हमारे पास कितना आ गया, 320। तो एक इकाई बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 16। तो 7 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 112। तो लाल पेनों की संख्या कितनी हो गई, क्योंकि लाल पेन की संख्या जो है वो 7 है, तो 112 सही आंसर हो जाएगा ए। एक निश्चित कूट भाषा में रेवरी को इस रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में शीर्षा को कैसे लिखा जाएगा। तो सीधे सीधे स्थानीय मान लिख दिया गया है। आर का 18 होता है, ई का 5 होता है, डब्लू का 23 होता है, ए का 1 होता है, आर का फिर से 18, आई के 9 होता है डायरेक्ट। उसी तरह शीर्षा के एस का कितना होता है, 19 होता है, आई के 9, आर का 18, एस के 19, ए के 1। आंसर हमारे पास आएगा सी। यदि भागा का अर्थ गुना, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है भागा और गुना का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा। अगर प्रश्नानुसार गणितीय चिन्ह का अर्थ रखेंगे, हमारे पास आ जाएगा 11 - 5 + 18 भागा 8 × 17 बराबर कितना हो जाएगा, 51। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, 9 मित्र है ABCDEFGHI उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ए एच के बाएं दूसरा है। ए जो यहाँ पर बैठा हुआ है वो एच के बाएं दूसरा में बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर कोई और बैठा हुआ है। अब कह रहा है कि एच है बी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। बी यहाँ पर है तो ये दूसरे स्थान पे जो है एच बैठा हुआ है, यहाँ पर भी कोई बैठा हुआ है। बी पंक्ति में एक छोर पे है, चलिए ये अगर हम छोर को इसे लास्ट मान लेते हैं। एफ जो है ए और एच के बीच में बैठा हुआ है, कहाँ, वो एफ बैठा हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि डी आई और सी के बीच में बैठा हुआ है। डी जो है आई और सी के बीच में, यहाँ पर आई हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, के बीच में बैठा हुआ है। सी ई के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, यहाँ पर सी हो जाएगा। पंक्ति के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो पंक्ति के बीच में ए बैठा हुआ है। आंसर हो जाएगा डी। सरियातुल्ला खान अंग्रेजों के खिलाफ खाली स्थान के हिस्सा थे। सही आंसर हो जाएगा ए, फराजी आंदोलन। क्या हो जाएगा, फराजी आंदोलन। सरियातुल्ला खान अंग्रेजों के खिलाफ फराजी आंदोलन का हिस्सा थे। हाजी सरियातुल्ला खान 1818 ईस्वी में फराजी आंदोलन प्रारंभ किया था। फराजी आंदोलन का क्षेत्र मुख्यतः पूर्वी बंगाल था। फराजी आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव एवं शोषण से बचाना था। हाजी सरियतुल्ला का पुत्र दद्दू मियाँ ने फराजी आंदोलन में 1840 के बाद क्रांतिकारी रुख अख्तियार कर लिया था। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का एक पुंज एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा रंग घटक सबसे अधिक झुकता है। अगर एक कांच के जो है वो इस तरह का प्रिज्म है और यहाँ से हमारे पास जो है एक रेखा, एक क्या है, प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का पुंज जा रहा है और ये डिवाइड होके कितने में, 7 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में, 7 भागों में। अब कह रहा है कि सबसे झुकाव कौन सा कलर का है। तो अगर हमारे नीचे से ऊपर जाएंगे तो सबसे नीचे भी होगा और ऊपर जो होगा वो आर होगा। तो सबसे झुकाव जो है वो किसका है, नीला का है, वायलेट का है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, √2/3 मीटर/सेकंड से वेग से चलती हुई वस्तु की गति ऊर्जा जो है वो 1 जूल हो तो वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। तो गति ऊर्जा E बराबर कितना होता है, ½ mv²। वो कितना दिया हुआ है, 1 जूल दिया हुआ है। तो ये मान रखते हैं ½ m × v के जगह पर जो है वो कितना है, 2/3, उसका स्क्वायर बराबर 1 जूल। तो m बराबर निकल जाएगा कितना, 2 × 3/2 बराबर 3 kg। आंसर हो जाएगा सी। निम्न में कौन सबसे बड़ा भिन्न है। सही जवाब हो जाएगा, ये देखते हैं, पहले 5/13 को लिख देते हैं 0.38, 7/20 को लिख सकते हैं 0.35, 4/21 को लिख सकते हैं
3 6 और 3/10 को लिख सकते हैं 0.30। सबसे बड़ा भिन्न कौन है? 0.38 यानी 5/13। आंसर ए हो जाएगा। एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 88 रन बनाता है जिससे उसका औसत 4 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर ज्ञात करें। माना कि 10वीं पारी तक का औसत क्या था उसका, तो वो हो जाएगा x मान ले। अभी 11वीं पारी के बाद औसत कितना हो गया? x+4 हो गया, यानी 10 गुना x प्लस कितना 88 जो हमारे 11वां पारी में मारा है। ये क्या है? 11वां पारी वाला 18 है और 10 गुना x किए, x का औसत था 10वीं पारी तक, बराबर हो जाएगा कितना? 10 + 1 कितना 11 गुना x+4। 10 गो पारी प्लस लास्ट वाला 88 रन वाला, तो कितना औसत था? x+4। ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो हो जाएगा। इसे सोल्व कीजिएगा 10x + 88 बराबर 11x + 44। तो 88 - 44 बराबर 11x - 10x। x का मान हो जाएगा कितना? 44। तो अभीष्ट औसत कितना हो जाएगा? 44। तो x का मान है, लेकिन कह रहा है 11 पारी के बाद तो 4 जुड़ जाएगा ना, तो 48 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ए। उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम को दर्शाया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। इस तरह का अरेंज किया हुआ रहेगा शब्दकोश में। अगला है, उस प्रश्न में दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यह है बाएं से दिए। उदाहरण 6 9 7 में पहला अंक 6 है, दूसरा अंक है और तीसरा अंक 7 है। नोट सभी संख्याएं बाएं से दाएं की ओर जानी है। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं का पहला अंक 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा? अब प्रश्नानुसार प्रत्येक संख्या के पहले में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 738 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 + 3 7 हो जाएगा पहली अंक, तो 738 हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा वो 945 हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा 627। तीसरा हो जाएगा 453। अरे चौथा अब पाँचवा हो जाएगा 576। अब हमारे पास तो आ गया। अब नई संख्याओं में प्रथम अंक जो पूर्णतः 2 से विभाज्य हो, है ना, 2 से पूर्णतः विभाज्य के लिए क्या होगा कि सम संख्या होना चाहिए। तो एक तो हमारे पास आ रहा है 738 वाला जो है वो हो जाएगा, और एक हमारे पास हो जाएगा कौन सा? प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा है तो कितनी संख्या को पहला अंक 2 से पूर्णतः विभाज्य है? सॉरी, पहला अंक पूछ रहा है, कह रहा है कि 2 से पूर्णतः विभाज्य है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये 627 वाला एक विभाज्य है, एक 453 वाला, ये 4 विभाज्य है और 6 है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 2। सही जवाब ए। नेक्स्ट है, नीचे दी गई संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये दिया हुआ है। उपरोक्त श्रृंखला में दाएं सिरे के तीसरे तत्व और बाएं सिरे के चौथे तत्व के बीच कितने प्रतीक है? आंसर हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा बी 3। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी 24 तिलियां हैं। कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। अशोक के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के तिरंगे झंडा का चक्र लिया गया है। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। 24 घंटों का प्रतीक अशोक स्तंभ अभिलेखों में उपस्थित चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। अशोक चक्र में दी गई 24 तिलियां देश और समाज की चहुमुखी विकास को प्रदर्शित करती है। प्रकाशग्राही कोशिकाएं दैट इज शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी रेटिना में। प्रकाशग्राही कोशिकाएं शलाका तथा शंकु रेटिना में उपस्थित होती है। शलाकाएं कम रोशनी में देखने में सक्षम होती है और रात्रि दृष्टि प्रदान करते हैं। मानव आँख में कचाव द्रव लेंस और दृष्टिपटल रेटिना के बीच मौजूद होता है। अगला देखते हैं कि आधुनिक आवर्त वर्गीकरण खाली स्थान द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी हेनरी मोसले के द्वारा ये किया गया था। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में विलियम प्राउड के एकक सिद्धांत दिया है। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में डुब्रोइन के त्रिक सिद्धांत दिया गया है। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में कुक्स ने सजातीय श्रेणियों को नियम दिया था। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में जॉन न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन किया था। और मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या जो थी वो 63 थी। और आधुनिक आवर्त वर्गीकरण कौन प्रस्तुत किया? तो हेनरी मोसले ने। नेक्स्ट है, एक समीकरण दिया हुआ है कि मूलों को प्रकृति के संबंध में इनमें कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले तो इसे मूल तक में लाना होगा। तो इसे सोल्व कर दें। x × x + 3 - 8 = 2 × x +
3 इंटू एक्स माइनस 3। जब इसे और सिंपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 बराबर 2 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। और सिंपल करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 18 इक्वल टू 0। और करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। किस रूप में आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ गया। अब यहाँ पर देखना है मूल निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब इससे करेंगे तो माइनस 3 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 10 बराबर हो जाएगा 49, यानी ये पॉजिटिव आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है क्योंकि ये 49 पॉजिटिव में आ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सह संख्याओं का एक युग्म है? सह संख्या कहते किसे हैं? तो वैसी दो संख्याएं जिसका मसा 1 हो सह संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं 161 और 192 इसकी मसा 1 होगा, ये सह संख्या है। संख्या एक दी हुई सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे स्थान वाले अंकों का योगफल कितना होगा? जब इसे अरेंज करेंगे आरोही क्रम में तो कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। बनी नई संख्या बाएं से दूसरे अंक 2 है और दाएं से दूसरे अंक जो है वह 7 है, दोनों को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। सभी खिलौने जो है यहाँ पर ये खिलौने हैं और सभी खिलौने क्या है? कलम में है। सभी खिलौने जो है वो कलम में है और सभी खेले जो हैं वो कलम में है। तो यहाँ पर अगर ये खिलौना है यहाँ पर क्या हो जाएगा? खेल है। और ये दोनों जो है वो सभी क्या हो जा रहा है? वो कलम में है, यानी ये कलम हो जाएगा। या फिर इस तरह बन सकता है कि ये खिलौना होगा, ये खेल होगा और इनके दोनों जो क्या है वो कलम होगा। अब कह रहा कोई भी खिलौना खेल नहीं है, गलत है। कोई भी कलम खेल नहीं है, गलत है। कुछ खिलौने खेल है, ये गलत है। लेकिन अगर हम पहला और तीसरा को देखते हैं, पहला और तीसरा को, तो या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष 1 या 2 आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह के प्रश्न है तो आपको इस तरह के फिगर भी बना के चेक करना होगा। तो ये होगा डी आंसर। दिए गए विकल्पों में से वह वर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। यहाँ पर देखते हैं कि C प्लस H, C में +5 करेंगे तो H आ जाएगा। S से +5 करेंगे तो M होगा, +5 करेंगे तो R होगा, अब +5 करेंगे तो W होगा। उसी तरह U से Q गया -4, Q से M गया -4, M से I गया -4, I से -4 जाएगा तो कितना होगा? E होगा। यानी हमारे पास आएगा WE और T। आंसर हो जाएगा C। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के पास खाली स्थान में एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के पानी को नहर द्वारा निकाल देती थी। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, श्रृंगबेरपुर। अनुश्रुति के अनुसार श्रृंगबेरपुर में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, जिसके कारण इस स्थल का नाम श्रृंगबेरपुर पड़ा। श्रृंगबेरपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। आइए, कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है? तो वे NaOH होता है। बेकिंग सोडा का जो होता है NaHCO3 होता है और धोवन सोडा का होता है Na2CO3। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा एक। कास्टिक सोडा का उपयोग साबुन तथा मार्जक के निर्माण में, कृत्रिम वस्त्र, रेशे तथा कागज निर्माण में होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग अमाशय के मलता दूर करने में, आग बुझाने वाले अग्निशामकों में तथा चर्म रोगों को निदान में होता है। और सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, कागज तथा बोरेक्स उद्योग में, वस्त्र धुलाई में तथा मार्जक के निर्माण में होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, क्षय होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, H2 का निकलना होता है, धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना होता है एवं संयोजकता में वृद्धि होती है। प्रमुख ऑक्सीकरण कौन कौन है? तो KMnO4 है, K2Cr2O7 है, H2O2 है, F2 है और Cl2 है। नेक्स्ट है, 360 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली की खंभे को 30 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को
15 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की गति की है। माना कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना है, x मीटर पर सेकंड है। पहली रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, 360/30 बराबर 12 मीटर पर सेकंड। तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, 12 + x मीटर पर सेकंड। तो जब इसे सोल्व करेंगे 360 + 360 मीटर बराबर 12 + x मीटर पर सेकंड और गुना कितना हो जाएगा, 15। आगे सोल्व करेंगे 12 + x बराबर हो जाएगा 720/15। तो 12 + x बराबर 48, x बराबर हो जाएगा 36 मीटर पर सेकंड। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट कह रहा है कि राम तथा श्याम एक कार्य को 12 दिनों में, श्याम तथा हरि 15 दिनों में और हरि तथा राम 20 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार राम अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलके करता है कोई 12 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। इसकी 5, इसकी 4, इसकी 3 क्षमता है। अब यहाँ पर हो जाएगा कि 2 गुना कितना है, राम है प्लस श्याम है प्लस क्या है, हरि है। इसे RSS से करते हैं तो ये 2 गुना क्षमता बराबर कितना हो जाएगा, 5 + 4 + 3, 5 4 9 3 12। तो R + S + H की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6। R की क्षमता कितनी हो जाएगी, R की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो पहले तो कितना था, R प्लस S का तो 5 था, S + H का 4 था, H + R का कितना था, 3 था। तो R की क्षमता जो हो जाएगा वो 6 - 4 अगर हम कर देते हैं तो ये निकल कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी हमारे पास S और H की क्षमता निकाल देते हैं, जो 4 है वो घटा दिए तो 2 निकल जाएगा। अब समय कितना लगेगा, जब A करेगा क्षमता यानी राम जो करेगा तो 60 पूरा वर्ग था, 2 के क्षमता से करेगा तो 30 हो जाएगा। आंसर जो आएगा कितना, A होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक की जगह पर आने वाली आकृति कौन सा है, सही आंसर हो जाएगा वो है A। दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगी। तो चलिए 6 × 6 6 होगा, 6 + 2 8 किया गया है, 8 × 3 24 किया गया है और 24 + 4 कितना किया है, 28 किया गया, 28 × 5 140 किया गया है। अब 140 में 6 जोड़ेंगे तो 146 है, क्योंकि इसमें से एक बढ़ के गुना किया है, फिर अगला में 2 जोड़ा है, फिर 3 से गुना किया है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 5 से गुना किया है, 6 जोड़ेगा। इस तरह का प्रोसेस चल रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस भारतीय खिलाड़ी ने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है, सही जवाब हो जाएगा बी, मानसी। मानसी ने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में दोहरा स्वर्ण पदक योगेश सिंह ने जीता है। लक्ष्मण सेन जो है एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत आंध्र प्रदेश से है। दिए गए समीकरण में A, B, C और D के मान क्रमशः क्या होंगे। एक जो समीकरण दिया हुआ है उसमें मान क्या होगा, तो इस समीकरण को अगर संतुलित करेंगे तो हो जाएगा A बराबर अगर हम 1 रखेंगे, B बराबर 6 रखेंगे, C बराबर 3 और D बराबर 2 रखेंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। Mg3N2 + 6H2O हो जाएगा 3MgOH होल ट्वाइस + 2NH3। यानी जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों में परमाणु संख्या प्रतिफलों के परमाणु संख्या के बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा ए। परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है, सही जवाब हो जाएगा सी, प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण। परमाणु के नाभिक धनात्मक होता है प्रोटॉनों के उपस्थिति के कारण। परमाणुओं के नाभिक में जो होता है N0 एवं क्या पाया जाता है, P पॉजिटिव पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सुमाति ने बिंदु A से बिंदु B तक 775 मीटर पर मिनट की चाल से यात्रा की। जिस क्षण सुमाति बिंदु B पर पहुंची, रचना बिंदु B से उस चाल की 1/6 गुना चाल से रवाना हुई जिस चाल से सुमाति ने यात्रा की थी और बिंदु C पर पहुंची। यदि B से होते हुए A से C तक की तय की गई दूरी 45.6 किलोमीटर है थी और जब से सुमाति ने बिंदु A से चलना आरंभ किया और जब रचना बिंदु C पर पहुंची तब तक लिया गया समय 75 मिनट था, तो A और B के बीच की दूरी क्या है। यानी यहाँ पर अगर ये है A है, ये B है और ये C है, इन दूरी बीच कितना है 45.6 किलोमीटर है। ये है T समय लिया और ये 75 - T समय लिया।
माना कि सुमति ए तथा बी तक जाने में समय टी लगता है, तो रचना द्वारा बी से सी तक जाने में 75 माइनस टी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कह रहा है टोटल समय कितना लगा, 75 मिनट लगा था। प्रश्नानुसार चलेंगे तो ये हो जाएगा 475 गुना टी समय लगा, ये 75 माइनस टी गुना 475 कितना चाल था, 1/1.6 गुना था, यानी 8/5 बराबर हो जाएगा 45.6 दूरी है अगुना 1000। ये हमें बराबर कर देंगे प्रश्न के अनुसार। ये जब इसे हम सोल्व करेंगे तो टी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 40 मिनट आएगा। अब ए से बी की दूरी कितना हो जाएगा, तो 475 अगुना कितना हो जाएगा, 40 मिनट, यानी हमारे पास हो जाएगा 1900 मीटर, यानी 19 किलोमीटर। सही आंसर हो जाएगा ए। दी गई तालिका में एक विद्यार्थी द्वारा पहले और दूसरे सत्र में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। पहले सत्र में प्राप्त अंक ये है, दूसरे सत्र में ये है। छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में सबसे कम सुधार किया है। तो इंग्लिश में सुधार जो अगर करेंगे 67 माइनस, अगर इन दोनों में माइनस करेंगे तो 2 होता है। इन दोनों की अगर बात करते हैं तो ये भी 2 आया, 88 या 94 कितना आया। अगर इससे कहा जाए, इसमें गिरावट, हिंदी में 2 का गिरावट आया है। अगर विज्ञान की बात सुधार करते हैं तो ये +3 आया है। इसमें सुधार की बात करते हैं तो +6 है। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 4 अंक आता। सबसे कम सुधार जो हुआ है वो किस में हुआ है, इंग्लिश में 2 हुआ है, लेकिन जो हिंदी में है वो तो गिरावट आया है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ए इंग्लिश का। हिंदी तो गिरावट है, बाकी सब में इसमें 2 सुधार, इसमें 6, इसमें 3, इसमें 4 है। इंग्लिश आंसर होगा। दी गई आकृति में कितने आयत है। सही आंसर हो जाएगा ए 17 आयत है। एक निश्चित कूट भाषा में इस तरह कोई लिखा जाता है, इस तरह, तो उस भाषा में थर्सडे को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए कि किस तरह लिखा गया है, STRAIGHT है। यहाँ पर जो क्या किया गया है कि एस को इधर लाया गया, टी को इधर गया, यानी TS है। उसी तरह ए को इधर लाया गया है, आर को इधर लाया गया है, जी को इधर लाया गया, आई को इधर लाया गया, टी को यहाँ लाया गया, एच को यहाँ लाया गया, यानी 2-2 संख्या को अपोजिट किया गया है। अगर थर्सडे को देखेंगे THURSDAY, तो यहाँ पर देखते हैं एच को इधर लाते हैं, टी को यहाँ लाते हैं, आर को यहाँ लाते हैं, यू को यहाँ लाते हैं, यहाँ डी लाते हैं, यहाँ एस लाते हैं, यहाँ बाई और यहाँ ए होगा। इस तरह हमारे पास बन गया। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, HT से शुरू होगा। सही आंसर जो होगा वो होगा डी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 दिसंबर 2023 को भारत के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया। सही जवाब हो जाएगा डी, चंडीगढ़ में किया। भारत के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र को सेनकोप्स के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, तो सेनकोप्स के नाम से, सेनकोप्स के नाम से जाना जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताना है इनमें से कौन सा कथन से सोडियम कार्बोनेट का उपयोग केक बनाने में किया जाता है। यह सत्य नहीं है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। सोडियम कार्बोनेट को धोबन सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो होता है वो NaSCO3 होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड में एक घटक है। चलिए अगला प्रश्न है कि नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आलू मूल। ये सुमेलित नहीं। आलू जो है वो कंद है। मुसला जड़ों का उदाहरण शंकु आकार का गाजर है। कुंभी रूप और तुर्क रूपी मुसला जड़ों का रूपांतरण सलजम, चुकंदर और मूली है। तुर्क रूपी जड़ का उदाहरण मूली है। भूमिगत तना प्रकंद का उदाहरण जो है वो हल्दी और अदरक है। सलकंद तना का उदाहरण जो है वो प्याज है। अगले प्रश्न में दी गई आकृति में रेखा ए और रेखा बी के समानांतर है। एक्स का मान ज्ञात करना है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो आइए अगर मान लिया कि इसे बाई मान लेते हैं तो ए पैरेलल है बी का, तो 6x - 36 डिग्री बराबर बाई। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है वो संगत कोण है। क्या है, ये दोनों जो है संगत कोण है। ये और ये कोण संगत कोण है। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 96 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये शीर्षा भिमुख कोण है। शीर्षा
भी मुख कोण है। शीर्षाभिमुख माने ये 96 डिग्री, तो ये भी 96 डिग्री होगा। चलिए तो मान रखें 6x - 36 डिग्री बराबर 96, x बराबर हो जाएगा 22 डिग्री। आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। निम्नलिखित आरेख में छायाकृत क्षेत्र का क्षेत्रफल की गणना कीजिए। जो छाया है उसका तो हो जाएगा 5 × 3 के स्क्वायर, सीधे 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, हो जाएगा ए। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 ये कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर देखिए एक ये मान लेते हैं, एक इसे अगर डिवाइड कर सोचते हैं तो 1 2 3 4 5 भाग हो गया, और एक का जो दिया हुआ है 3 × 3 का स्क्वायर होगा एक का, तो 5 भाग है यहाँ, तो 5 से गुना कर दिए, आंसर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है उस समुच्च का चयन कीजिए जिसमें मौजूदा संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चों के संख्याओं के बीच में है। तो 14 336 8, 14 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 112, 112 में 3 करेंगे तो 336 होता है। ये दोनों के गुना करके फिर से 3 से किया गया। उसी तरह 12 × 9 करेंगे तो कितना होगा 108, उसमें से 3 करेंगे 324 होगा। अभी देखिए इसी तरह कौन सा विकल्प है जो सही बैठ रहा है, तो 18 × 7 करेंगे तो 126, और गुना 3 करेंगे तो 378। आंसर जो हमारे पास आएगा हो जाएगा डी। उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। यहाँ देखते हैं कि 15:2 है। कैसे ले, अगर 2 के पावर 4 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 2 के पावर 4 में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 - 1 करेंगे तो 15 हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ गया है 2 के पावर 4 में से 1 घटाए हैं। ठीक उसी तरह 4 से 256 जाएगा, तो 4 के पावर 4 करेंगे -1 करेंगे तो आ जा रहा है 256 आएगा। पहले 4 के पावर 4 -1 255। इसी तरह अगर हम यहाँ पर 5 करते हैं, 5 के पावर 4 करेंगे तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 पहले 25 125 125 × 5 625, उसमें से 1 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 624। यानी आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो हो रहा है ए 5। नवंबर 2023 में आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRS ने आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए अग्नि पहल का। अग्नि पहल का शुरुआत की है। आयुर्वेद चिकित्सकों को नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए अग्नि पहल की शुरुआत की। अग्नि पहल का उद्देश्य है अग्नि को पूर्ण रूप से आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल है। आयुर्वेदिक ज्ञान नैपुण्य पहल। मुख गुहिका बुक्कल कैविटी मानव खालिस्थान तंत्र का एक हिस्सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाचन। मुख गुहिका है मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। मानव पाचन तंत्र में आहार नाल तथा संबंधित पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। मुख गुहा में तालु, जिह्वा एवं दांत होते हैं। तालु मुख की छत बनाता है तथा मुख को नासाकस से पृथक करता है। निम्नलिखित में कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी तरबूज और पपीता जो है एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर में से केवल एक भाग होता है उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ककड़ी, घिया, कद्दू के फूल, पपीता, तरबूज आदि एक लिंगी पुष्प है। और ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों होते हैं उन्हें द्विलिंगी कहते हैं, जैसे टमाटर, बैगन, गुलाब, सरसों आदि द्विलिंगी पुष्प है। मानवों में आहार नाल को इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? सही आंसर हो जाएगा डी मल द्वार। मानवों में आहार नाल का मल द्वार जो एनस भाग है वो अपशिष्ट पदार्थ का जो है वो क्या करता है, उत्सर्जन करता है। एक त्रिभुज के दो कोण, कोण बी तथा कोण सी के अंकों के बीच के कोण 120 डिग्री है, तो कोण ए का मान क्या होगा? अगर हम इस तरह के त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ये ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, और एक ये यहाँ पर से पी यह है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये है, ये पी हो जाएगा। कह रहा है कि इसका जो मान है वो कितना है, 120 डिग्री है। कोण बी पी सी जो है वो 120 डिग्री है। कोण पी बी सी प्लस कोण पी सी बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा
60 डिग्री। कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी बराबर होगा 2 गुना 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। तो कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी 60 डिग्री। आंसर हो जाएगा कोण ए का मान जो होगा वो कितना होगा सी 60 डिग्री। इन प्रश्नों में संख्या प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। शर्तों के अनुसार कूटों को सही संयोजन आपका उत्तर होगा। आइए करते हैं। शर्त है यदि पहला घटक एक विषम संख्या और अंतिम घटक एक प्रतीक है तो इन दोनों के कूटों को आपस में बदलना चाहिए। यदि पहला घटक एक सम संख्या और अंतिम घटक एक विषम संख्या है तो पहले और अंतिम घटकों को इस रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। तीसरा करें यदि दूसरे और तीसरे दोनों घटक पूर्ण वर्ग है तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। 3 बराबर 74% को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो आइए इसे करेंगे। तो 3 को हम 3 बराबर 7 4 और ये परसेंटेज है, इसे 3 को लिख सकते हैं बाई बराबर परसेंटेज को क्या करेंगे आर हो जाएगा, बराबर को लिख सकते हैं भी, 7 को हो जाएगा ए और 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम। अब यहाँ देखे थे कि पहला ही शर्त जो है सिर्फ शर्त वो है जो पूरा कर रहा है। 3 क्या कर रहा है कि पहला घटक विषम संख्या और लास्ट वाला घटक जो है वो प्रतीक चिन्ह है, यही लेकर रहा तो इसे एक दूसरे को आपस में बदल गया है। बाकी सबको हूबहू कूटबद्ध कर दिया गया है। तो इसलिए आंसर जो हमारे पास आया वो कौन सा हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा डी। नीचे एक कागज़ को मोड़ने और उसे काटने का तरीका दर्शाया गया है, इस कागज़ खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो आंसर हो जाएगा बी। 22 से 26 जनवरी 2024 तक भारत के दौरे पर है 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आंसर हो जाएगा ए डेनिस फ्रांसिस है। कौन है, डेनिस फ्रांसिस है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत संयुक्त राष्ट्र संबंधों को मजबूत करना, वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग बढ़ाना और गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेना था। डेनिस फ्रांसिस जो है वो त्रिनाद और टोबैको के राजनयिक हैं। नेक्स्ट है विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है। सही आंसर हो जाएगा डी, ये पाचन में सहायक होते हैं। विटामिन पाचन में सहायक होते हैं, यह कथन गलत है। विटामिन की खोज फंक ने 1911 में किया था। विटामिन जैव उत्प्रेरक है। जल में घुलनशील कौन है, जल में घुलनशील बी तथा सी जो है वो क्या है, वो घुलनशील है, घुलनशील है जल में। और वसा में घुलनशील कौन कौन है, वसा में घुलनशील है ए डी ई के है। नेक्स्ट है पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा ए ऑक्सिन। पौधे में स्रावित होने वाला यह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है ऑक्सिन कहलाता है। ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में डार्विन ने किया था। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। अगला है इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों या जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था। सही आंसर हो जाएगा डी ग्रेगर जॉन मेडल। पौधे के विशेष लक्षण को प्रदर्शित कौन किए थे, ग्रेगर जॉन मेडल। अगला प्रश्न है कि 2.56 पर बार है तो उसका क्या हो जाएगा, 2.56/99 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा बी। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किसी कक्षा के सभी विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। प्रीति पंक्ति के शुरुआत में 17वें स्थान पे बैठा हुआ। प्रीति जो है पंक्ति के किस पे है, तो वो 17वें स्थान पे बैठी हुई है। पूनम प्रीति के आगे बैठी है और उनके बीच केवल 4 विद्यार्थी है। अगर यहाँ पर पूनम है और इन दोनों के बीच में कितने हैं, 4 विद्यार्थी। पूनम आगे बैठी उनके बीच 4 विद्यार्थी है। पूनम पंक्ति के अंत में 16वें स्थान पर है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, हमें ये है। तो पूनम प्रीति के आगे बैठी, इसका अर्थ है कि उस पंक्ति में पूनम का स्थान रैंक प्रीति से पहले है। और जब व्यवस्था करते हैं तो क्या हो जाएगा, कुल संख्या 17 + 16 - 4 + 2 हो जाएगा कितना, 33 - 6 = 27। आंसर हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा सी। सितंबर 2023 में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम कौन है। आंसर हो जाएगा ए 106वां संविधान संशोधन अधिनियम।
106वां संविधान संशोधन अधिनियम का नाम नारी शक्ति बंधन अधिनियम है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 122वां नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप में अस्तित्व में आया। इस नए अधिनियम में महिला के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में कितने % आरक्षण? 33% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नया संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया था? तो 28 मई 2023 को किया गया था। यह था ALP टेक्नीशियन के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।